सो हेलो दोस्तों, आज से हम विजन आई के PT 365 पढ़ेंगे। इसमें हम पॉलिटी को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जिसमें मई 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज के जो टॉपिक है, जो पार्ट है होने वाला है, उसमें जो पहला टॉपिक है उसको कवर किया जाएगा और यहाँ से 1.9 तक कवर किया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इसमें टॉपिक आ रहे हैं। तो देखते हैं, इसमें जो पहला टॉपिक है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोटा के संबंधित है। इसमें हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसमें 10% कोटा AWS कैटेगरी के लोगों को दिया जाना था, काहे में एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, उसको अपहेल्ड कर दिया है, उसकी वैधता को बरकरार रखा है। और थोड़ा सा AWS कोटा के बारे में जानते हैं। तो ये सिन्हो कमीशन की रिकमेंडेशन पर बेस्ड है। और जो 1900 है ना, जो 2019 में ये 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, वो है ना, ये नॉन OBC और नॉन STSC कैटेगरी के लोगों को मेन इसमें दिया जाएगा रिजर्वेशन। और जो ये आर्टिकल 15 और है ना, आर्टिकल 15(6) और 16(6) इंसर्ट किए गए हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ये है ना पावर देते हैं कि वो रिजर्वेशन के लिए AWS को रिजर्वेशन को दे सकते हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को जो है तो अलाउ किया गया है कि वो अपने हिसाब से रिजर्वेशन दे सकती है AWS कैटेगरी को के लोगों को, काहे में स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में और जो स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें एडमिशन से रिलेटेड। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं आर्टिकल 15 के बारे में क्या है। तो ये है ना, गवर्नमेंट को ये विशेष पावर दी गई है आर्टिकल 15(6) के माध्यम से कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए एक विशेष प्रबंध किया जा सकता है। और जो आर्टिकल 15(4) और 15(5) है, तो इसमें एक और चीज़ें हैं कि जो ये है ना आर्टिकल है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से में एडमिशन से रिलेटेड है। और जो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 15(4) और 15(5) हैं, ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से या कि ST/SC से एसोसिएटेड है। तो आर्टिकल 16(6) इसमें क्या है, इसमें ये गवर्नमेंट को जो है तो विशेष प्रावधान करने के लिए अलाउ करता है। इसके लिए एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, अदर देन दोज मेंशन्ड इन आर्टिकल 16(4). और ये जो है तो ये प्रोविजन अपॉइंटमेंट और पोस्ट से रिलेटेड है, जिसमें प्रमोशन की बात की जाती है। तो जो आर्टिकल 16(4) है, ये है ना बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोविजंस की बात करता है। किन बैकवर्ड क्लासों के लिए प्रोविजन की बात करता है? जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में या कि स्टेट के ओपिनियन में जो कि उचित रूप से सर्विसेज में रिप्रेजेंटेड, जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। तो जो आर्टिकल 15 है उसको अमेंड किया गया है, वो सरकार को मतलब काइंड ऑफ परमिशन देता है कि वो AWS के एडवांसमेंट के लिए एडिशनल प्रोविज़न कर सकती। इसमें जो आर्टिकल है ये, इसके अंतर्गत इसमें 10% सीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में रिजर्व की जाएंगी AWS कैटेगरी के लिए। और जो ये प्रोविज़न होगा रिजर्वेशन का, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए लागू नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। और जो अमेंडमेंट है आर्टिकल 16 में जो हुआ है, वो गवर्नमेंट को 10% रिजर्वेशन सभी जो सरकारी पोस्टें होती हैं उसमें देने का प्रावधान करता है। और AWS जो रिजर्वेशन है वो काइंड ऑफ एडिशन है, एडिशनल मतलब रिजर्वेशन है, जो कि एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन दिया गया है उसके बाद। तो एक पर्सन जो कि ST/SC और OBC रिजर्वेशन के अंदर कवर है, उसको ये रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। एक ऐसी फैमिली जिसकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, उसे AWS कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है और उसे रिजर्वेशन का लाभ दिया जाए। और एक ऐसी फैमिली जिसके पास 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है, उसको बाहर कर दिया गया है। अगर आपके पास रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट है ना, अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल फ्लैट है, तो अभी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास 100 स्क्वायर यार्ड का रेजिडेंशियल प्लॉट है किसी भी नोटिफाइड म्यूनसिपालिटी में, या 200 एकड़ का यार्ड है आपको किसी भी एरिया में, फिर तब भी आपको AWS रजिस्ट्रेशन का जो है तो लाभ नहीं दिया जाएगा।
जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022 में, उसके की पॉइंट क्या क्या थे। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जो रिजर्वेशन है, जो है ना, इकोनॉमी के आधार पर अगर रिजर्वेशन दिया जाता है तो बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो AWS है उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट कैटेगरी माना है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना है कि जैसे ST SC और जो सोशली इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको जो एक्सक्लूड किया गया है, उनको इस रिजर्वेशन के बेनिफिट से बाहर रखा गया है, वो काइंड ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, जिसे डबल बेनिफिट्स को अवॉइड करने के लिए नेसेसरी है। और जो रिजर्वेशन है उसे रूल आउट नहीं किया जा सकता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर एजुकेशन दी जाती है। तो ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जहाँ एजुकेशन दी जाती है वहाँ पर रिजर्वेशन को रूल आउट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि जो 50% की लिमिट थी, कैप थी, जो इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 में आई थी, वो इनफ्लेक्सिबल और इनवायलेबल नहीं, मतलब उसको वो फ्लेक्सिबल है और उसको वायलेट किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो ST SC और OBC कम्युनिटीज़ को जो रिजर्वेशन मिला है वो, है ना, तो इंदिरा साहनी जो जजमेंट था वो केवल ST SC और OBC कम्युनिटीज़ से रिलेटेड है, ये जनरल कैटेगरी से रिलेटेड नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1.2 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस का इसमें प्रोविज़न है, तो इसको देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो जस्टिस रोहिणी कमीशन है, जिसे जो है तो ये टास्क दिया गया था कि वो OBCs का सब कैटेगराइजेशन करे, उसको 14वीं बार एक्सटेंशन दे दिया है, और अब वो 21 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। जो कमीशन है ये 2017 में बना था आर्टिकल 340 के अंतर्गत, और जो आर्टिकल 340 है वो प्रेसिडेंट को या मतलब एम्पावर करता है कि वो एक कमीशन बनाए जो, है ना, सोशली और इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशन के लिए, है ना, क्या कंडीशन है उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। तो 2015 में जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसने OBC के, है ना, OBC को 3 कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए एक प्रपोजल रखा, जिसमें जो पहला कैटेगराइजेशन होगा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए होगा, जिन्हें ग्रुप A में रखा जाएगा। तो जो OBC के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, OBC के अंदर ही उनको जो है ना, सोशल एजुकेशनल और इकोनॉमिकल बैकवर्ड फेस कर रही हैं, फॉर एग्जांपल एबोरिजिनल ट्राइब्स, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, जो कि अपना परंपरागत काम कर रही हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा जाएगा ग्रुप A के अंतर्गत। ग्रुप B में कौन सी आएंगी? तो मोर बैकवर्ड क्लासेस आएंगी जो अपना वोकेशनल, है ना, इसमें वोकेशनल ग्रुप, व्यावसायिक ग्रुप होगा। फॉर एग्जांपल जो लोहार, है ना, कुम्हार टाइप के लोग होते हैं, उनको मतलब जो इस टाइप का मतलब वोकेशन करते हैं, उनको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो मतलब जो अपना ट्रेडिशनल काम करते हैं उनको इस कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में, ग्रुप B में रखा जाएगा। और ग्रुप C में किसको रखा जाएगा? तो जो थोड़ा सा मतलब अपने हैसियत में या कि अपनी जो उनकी काइंड ऑफ, है ना, प्रोग्रेस है उसमें थोड़ा सा आगे बढ़े हुए हैं, फॉरवर्ड, मोर फॉरवर्ड हैं, तो इस कैटेगरी में उनको रखा जाए, ग्रुप C में रखा जाए। और जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके अनुसार अभी तक टोटल 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक और हरियाणा जैसे राज्यों ने OBCs की कैटेगराइजेशन को, है ना, कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें। तो इसमें थोड़ा सा OBC के रिजर्वेशन के बैकग्राउंड को देखते हैं। जो पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था वो 1953 में कालेलकर की अध्यक्षता में बनाया गया था। 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया BP मंडल की अध्यक्षता में, और 1992 में जो 27% आरक्षण है उसको दिया गया आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत। और जो 1992 में क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में दिया था। तो चलिए थोड़ा सा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में जानते हैं। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे 102 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से बनाया गया है, और आर्टिकल 338B के अंतर्गत इसको बनाया गया है। इससे पहले अभी तक मतलब जो अभी तक ये
एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, वैधानिक निकाय था, जिसे नेशनल कमीशन फॉर वेलफेयर क्लासेस एक्ट 1993 के अंतर्गत बनाया गया था। तो इसमें एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस पर्सन होंगे और 3 अदर मेंबर होंगे, और इसका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। इसके टेनुअर जो इसका जो है ना टाइम पीरियड होगा, इस अवधि के लिए बनाया जाएगा। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डिटरमाइन करेगी और वो नोटिफाइड करेगी सर कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी और टेनुअर क्या होगा। थोड़ा सा मंडल जो रोहिणी कमीशन है उसके मैंडेट के बारे में जान लेते हैं कि उसका रोहिणी कमीशन का मैंडेट क्या है। तो इसमें जो है ना रोहिणी कमीशन को इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स का है ना एक्सटेंट डिसाइड करना है कि किस एक्सटेंट तक जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं उनका इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और इसमें यह है कि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए, रोहिणी कमीशन को ये मैंडेट दिया गया कि ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए, ऐसा क्राइटेरिया नॉर्म या पैरामीटर जो साइंटिफिक हो, जिसके आधार पर ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन लोकल बॉडीज़ में क्या है। तो हाई कोर्ट ने क्या किया है कि यूपी गवर्नमेंट के जो है ना डायरेक्शन दी है कि आप जल्दी से जल्दी इलेक्शन कंडक्ट करवाइए, है ना, विदाउट रिजर्वेशन फॉर ओबीसी को रिजर्वेशन दिए हुए। और जो डायरेक्शन आया है वो आर्टिकल 343U ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पंचायती राज से एसोसिएटेड है उसके अंतर्गत दिया गया है, जो कि ये मैंडेट करता है कि एक म्यूनसिपाल्टी में वो अपनी टर्म्स को पूरा करने से पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए और उसको है ना एक म्यूनसिपाल्टी का मतलब स्थान को इस्टेब्लिश कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्राइपार्टाइट टेस्ट कंडीशन को, जो कि के सुब्रमण्यमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2010 में जो आया था, उसको नहीं है ना स्टेट गवर्नमेंट्स पूरा करती हैं, तब तक रिजर्वेशन का बेनिफिट बैकवर्ड क्लासेस को नहीं दिया जा सकता है अर्बन लोकल बॉडीज़ के पोस्ट में। तो ये ट्राइपार्टाइट टेस्ट क्या था, इसमें यह था कि एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगी काहे के लिए, है ना, कि ओबीसीज का बैकवर्डनेस किस लेवल तक है, मतलब कैसा है हर लोकल बॉडीज़ में, और कुछ स्पेसिफाई पोर्शन ऑफ रिजर्वेशन इन ईच, और इसको ये भी मैंडेट दिया गया है ना, मतलब दिया जाएगा कि और रिजर्वेशन जो कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर रिजर्वेशन को स्पेसिफाई करना है ना कि कितना प्रोपोर्शन हर एक लोकल बॉडी को दिया जाएगा। और इसमें ये मतलब था ट्राइपार्टाइट टेस्ट में कि जो 50% की लिमिट है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए, तो ये भी था। चलिए आगे इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि तो इसमें कहा गया है कि अगर जो है ना स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज़ ट्राइपार्टाइट टेस्ट को की रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल करने की पोजीशन में नहीं है, तो जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे उन्हें वैधानिक जो पीरियड है उससे ज़्यादा पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। इसमें एक और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एसटी एससी के रिजर्वेशन की बात तो करता है लोकल बॉडीज़ में, लेकिन ये स्टेट्स पर छोड़ दिया गया है कि वो ओबीसी रिजर्वेशन का फैसला स्टेट्स पर छोड़ दिया गया है कि वो कैसे करते हैं। स्टेट्स के को मतलब ये अनुमति दी गई है कि अपने हिसाब से डिसाइड करें। चलिए इसमें 1.3 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों था कि रिसेंटली क्या हुआ है कि राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है यूसीसी के रिगार्डिंग। तो इस कंटेक्स्ट में ये न्यूज आई थी, तो इसको चलिए पढ़ते हैं। तो यूसीसी से क्या मतलब होता है, तो जब सेम सेट ऑफ सिविल लॉ सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के ऊपर अप्लाई होंगे पर्सनल मैटर में, तो उसे यूसीसी माना जाएगा। फॉर एग्जांपल मैरिज, डिवोर्स, कस्टम, एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस में जब एक ही प्रकार के सिविल लॉ एप्लीकेबल होंगे भारत के सभी सिटीजनों में, तो उसे यूसीसी माना जाएगा। जो यूसीसी के प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 44 में मेंशन है, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। और इस प्रकार जो यूसीसी है वो अनजस्टिसेबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। पर्सनल लॉ जो होते हैं वो कंकरेंट लिस्ट में
आते हैं। तो ये जानने योग्य बात है। थोड़ा सा यूसीसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो स्वतंत्रता के पहले 1840 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेक्स लॉक्सी रिपोर्ट के आधार पर एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ बनाने की बात करी थी, जिसमें एक यूनिफॉर्म लॉ बनाने की बात करी थी जिसमें क्राइम्स, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ बनाने की बात कही थी। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने पर्सनल लॉज को जानबूझकर, पर्सनल लॉज किसके हिंदूज और मुस्लिम के पर्सनल लॉज को जानबूझकर इसे बाहर रखा, कंट्रोवर्सी से बचने के लिए। 1941 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने BN राव कमेटी को इस्टेब्लिश किया। किस लिए? ताकि हिंदूज लॉज को कोडिफाई किया जा सके, और इसमें वुमेन्स को इक्वल राइट देने की बात कही गई थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी एक काइंड ऑफ सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स में, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा हेड किया जा रहा था। उसने यूसीसी को फंडामेंटल राइट के स्कोप से बाहर माना, मतलब उसको फंडामेंटल राइट के स्कोप के अंदर नहीं लिया। स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि 1954 में आया, वो सिविल मैरिज की बात करता है। हाँ, सभी व्यक्तियों के लिए ये अलाउ होगा, उनके रिलीजन को, मतलब रिलीजन से कोई मतलब नहीं रहेगा। 1954-55 में 4 हिंदू कोड बिल पास होते हैं, और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट में भी यूसीसी को सपोर्ट किया गया, उसको एडवोकेट किया गया था। अब हम जान लेते हैं कि पर्सनल लॉज की जो करंट स्टेटस है वो क्या है। तो पर्सनल डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए, है ना, जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो डिफरेंट सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉज से गवर्न होती हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है तो इनको कोडिफाई करने का प्रयास किया गया है वेरियस लेजिस्लेशन के माध्यम से। फॉर एग्जांपल, जो हिंदू पर्सनल लॉज हैं उन्हें 4 बिल के अंतर्गत कोडिफाई किया गया था। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू ससेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अच्छा, इसमें ध्यान देखने योग्य बात यह है कि जो हिंदू वर्ड है वो सिख, जैन्स एंड बुद्धिस्ट को इंक्लूड करता है लॉ के पर्पज से। मतलब अगर आप हिंदू बोल रहे हैं तो उसमें सिख, जैन्स और बुद्धिस्ट अज्यूम्ड होंगे कि वो इसमें इंक्लूडेड है, ऐसा अज्यूम किया जाएगा। और ऐसा ना, इसमें और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहुत, है ना, कुछ एस्पेक्ट हैं उनको भारत में मान्यता प्राप्त है। फॉर एग्जांपल, शरियत एप्लीकेशन एक्ट और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, इनको भारत में मान्यता प्राप्त है। कुछ सेकुलर लॉज हैं, फॉर एग्जांपल स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि इंटर रिलीजन मैरिज की बात करता है, गार्जियन एंड वार्ड सेक्स जो कि गार्जियन के राइट्स और ड्यूटी की बात करता है। गोवा, है ना, एक ऐसा मतलब राज्य है भारत में जहाँ पर यूसीसी लागू है। तो 1961 में जब गोवा पर भारत का कब्जा हुआ था तो जो पोर्चुगीज सिविल कोड था वो लागू था, तो वो अभी भी लागू है उसमें, है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड एथनिसिटी ऑफ कम्युनिटी, वो अभी भी लागू है। लेकिन एक बात और ध्यान रखने योग्य बात है कि जो पोर्चुगीज़ कोड है वो भी पूरी तरह से यूसीसी नहीं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट देख लेते हैं, है ना, इम्पॉर्टेंट प्रोनाउंसमेंट जो, है ना, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट यूसीसी कंटेक्स्ट में। तो सारा बानो केस हुआ था 1985 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से ये काइंड ऑफ रिक्वेस्ट की थी कि वो एक कॉमन सिविल कोड बनाए जिससे कि नेशनल हार्मनी और इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट फैसिलिटेट हो। फिर मिस्टर जॉर्डन डिंगडे वर्सेस SS चोपड़ा जो केस हुआ था 1985 में, उसमें भी सेम तरह की बात की गई थी कोर्ट के द्वारा कि एक, है ना, यूनिफॉर्म कोड फॉर मैरिज एंड डिवोर्स होना चाहिए। सल्ला मुकद्दर केस जो 1995 में हुआ था, इसमें भी वही बात दोहराई गई, पार्लियामेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉज को फ्रेम करना चाहिए जिससे कि नेशनल इंटीग्रिटी प्रमोट होगी और जो आइडियोलॉजिकल कंट्राडिक्शन है उनको दूर करने में सहायता मिलेगी। चलिए 1.4 की तरफ बढ़ते हैं, हेड स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी NCRB ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें
बताया गया है कि जो हेट स्पीच के केसेस हैं उनमें 500% की बढ़ोतरी देखी गई है 7 सालों में। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो हेट स्पीच क्या है? हेट स्पीच को भारत में किसी भी लॉ के अंतर्गत डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन हेट स्पीच जनरली क्या होता है? ये इंसाइटमेंट होता है, हेट्रेड का इंसाइटमेंट होता है हेट्रेड के लिए किसी एक ग्रुप के, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल के प्रति। और इसको जो है तो आईपीसी के सेक्शन 153A और 295A के माध्यम से डील किया गया। हेट स्पीच, है ना, किसी भी माध्यम से किसी भी फॉर्म में कन्वे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इमेज के माध्यम से, कार्टून, मीम्स, ऑब्जेक्ट्स, गेस्चर, सिंबल्स, और इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फैलाया जा सकता है। लेजिस्लेशन कौन कौन से हैं जो हेड स्पेस से एसोसिएटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19(2) जो कि सभी सिटीजन्स, भारत के सभी सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, लेकिन एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात भी करता है ताकि पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी को मेंटेन किया जा सके। फिर आईपीसी जो कि 1860 में बना था, उसमें उसके जो सेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल 153A, 153B, 298, ये जो है तो स्पीच और वर्ड से डील करते हैं, ऐसे स्पीच और वर्ड से डील करते हैं जो मिसचीफ क्रिएट कर सकते हैं, जो दंडता क्रिएट कर सकते हैं, जो पब्लिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं और नेशनल इंटीग्रिटी को ब्रीच कर सकते हैं, तो डील करता है इससे। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल सेक्शन 8। तो वो सेक्शन 8 ऐसे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देता है इलेक्शन लड़ने से जिन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गलत यूज करते हुए, है ना, का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दिया गया है उसका इलेजिटिमेट यूज करते हुए लिप्त पाया जाता है। सेक्शन 153, सेक्शन 123 3A और सेक्शन 125 ना किसी प्रकार की एनिमिटी को जो कि रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज के आधार पर इलेक्शन में प्रमोट की जाती है उसको काइंड ऑफ प्रोहिबिट करता है, और इसे एक करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस मानता है और उसे प्रोहिबिट करता है। जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है 1955 का, उसमें सेक्शन 7 है, वो भी अगर आप अनटचेबिलिटी को मतलब इंस्टिगेट कर रहे हैं, इंसाइटमेंट कर रहे हैं, उसको, है ना, उसको इनकरेज कर रहे हैं अपने वर्ड से, स्पोकन, रिटन, या कि साइन से, या कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन या अन्य किसी प्रकार से, तो उसे ये, है ना, दंडित करने का प्रावधान है। दोस्तों चलिए 1.5 पढ़ते हैं सेडिशन के बारे में। तो सेडिशन के बारे में क्या न्यूज़ है कि रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जो सेडिशन का लॉ है उसको काइंड ऑफ फ्रीज करने की बात कही है। कब तक? जब तक गवर्नमेंट उसको फिर से रिकन्सिडर नहीं करती। तो सेडिशन, है ना, आईपीसी की धारा 124A को जो है तो सेडिशन, है ना, धारा आईपीसी की धारा 124 सेडिशन को डिफाइन करती है कैसे कि ये काइंड ऑफ एक ऑफेंस है जो कि किसी भी पर्सन के द्वारा अपने वर्ड या दूसरे एक्शंस के माध्यम से हेट्रेड या कंटेम्प्ट या तो लाया जा रहा है या लाने का प्रयास किया जा रहा है, डिसअफेक्शन या तो एक्साइट किया जा रहा है या एक्साइट करने का प्रयास किया जा रहा है एक ऐसी गवर्नमेंट के खिलाफ जो लॉ के द्वारा बनाई गई है ना। तो ये जो है ना, जो इंसाइटमेंट हो सकता है वो वर्ड्स के द्वारा हो सकता है, जो कि वो, है ना, स्पोकन और रिटन, साइंस के माध्यम से हो सकता है, या विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, या कोई अन्य माध्यम भी हो सकता है जिसके माध्यम से सरकार के प्रति हेट्रेड या कंटेम्प्ट किया जा रहा है या डिसअफेक्शन फैलाया जा रहा है एक ऐसी सरकार के खिलाफ जो कि लॉ के द्वारा बनाई गई। तो इसमें थोड़ा सा सेडिशन के बारे में बैकग्राउंड पढ़ते हैं। तो इसमें हम 1837 से 1974 तक टाइम लाइन को जानेंगे। तो इसमें जो पहली बार मैकाले ने एक सेडिशन लॉ का ड्राफ्ट किया था जिसे उसने पनिशेबल ऑफेंस के रूप में बनाया था, और इसके अंतर्गत लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन था।
लेकिन सेडिशन लॉ को जैसे ही आईपीसी आया 1860 में, तो सेडिशन लॉ को हटा दिया गया। लेकिन सेक्शन है ना, धारा 144 धारा 124A को, जो कि सेडिशन से एसोसिएटेड है, आईपीसी में इंसर्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? जेम्स स्टेफन के द्वारा। तो जो पहला केस रजिस्टर हुआ था सेडिशन के अंतर्गत, वो था जोगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ, जो कि बंगभाषी न्यूज़पेपर के एडिटर थे, जिन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल को अपने बुक के माध्यम से, बुक पब्लिश करके है ना, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से क्रिटिसाइज किया था। फिर सेडिशन के अंतर्गत वेरियस फ्रीडम जो क्रांतिकारी थे, फॉर एग्जांपल बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी जैसे लोगों को इसके माध्यम से गिरफ्तार किया गया था सेडिशन का चार्ज लगा के। तो भारत के जो लीडर्स थे आज़ादी के पहले, उनमें एक काइंड ऑफ कंसेंसस था कि सेडिशन को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो अब सेडिशन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन ये आज भी धारा 144A आईपीसी में अभी भी है। नेहरू गवर्नमेंट जो थी, उसमें पहला अमेंडमेंट लाया गया 19(1)A, जिसके माध्यम से फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का प्रयास किया। केदारनाथ जो वर्डिक्ट था, उसमें कोर्ट ने जो सेडिशन लॉ की वैलिडिटी थी उसे अपहोल्ड कर दिया था। और इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी, उसने सेक्शन 124A को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बता दिया, और यह मतलब पुलिस अथॉरिटीज़ को यह अथराइज कर दिया कि वो बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती। चलिए इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि सेडिशन है एक कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और जो व्यक्ति इसके अंतर्गत चार्ज किया जाता है उसे गवर्नमेंट जॉब से फिर डिबार कर दिया जाता है। एक व्यक्ति को अगर वो सेडिशन का चार्ज उस पर लगाया गया है, तो फिर उसको अपने पासपोर्ट से वंचित होना पड़ेगा, और उसे समय समय पर कोर्ट के माध्यम, है ना, कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा जब भी कोर्ट ऐसा चाहेगा। और 2018 में लॉ कमीशन ने सेक्शन 124A को आईपीसी की, उसको मतलब रिजेक्ट करने की बात की थी कि उसको कम से कम हटा देना चाहिए, ऐसा रिकमेंड किया था। तो बहुत सारे जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हैं सेडिशन से संबंधित, वो क्या है? तो एक केदारनाथ केस हुआ है ना, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर व्यक्ति के पास गवर्नमेंट के ऊपर कमेंट करने का और उसे क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, और उनको एक्शन को मतलब, हाँ, तो हर व्यक्ति के पास गवर्नमेंट के एक्ट को, एक्शन को, और गवर्नमेंट पर एक्ट और, है ना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज और उस पर कमेंट करने का अधिकार है, जब तक कि वो कोई, है ना, वायलेंस को नहीं प्रोवोक करता है। पी अलावी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अगर आप स्लोगन करते हैं, गवर्नमेंट या जुडिशियल सेटअप को क्रिटिसाइज करते हैं, तो सेडिशन नहीं माना जाएगा। चलिए प्रिवेंशन के बारे में पढ़ते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में 1.6 है। तो न्यूज़ में क्यों है? तो सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो प्रोविज़न है, उसे बहुत ही रेयर केस में यूज किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो डिटेंशन है वो काइंड ऑफ स्टेट की एक्सेप्शनल पावर है, जो कि पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट करती है, इसलिए इसको बहुत ही रेयरली यूज करना चाहिए। कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक डिसऑर्डर में डिफरेंशिएशन किया है, और कोर्ट का मानना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो पब्लिक डिसऑर्डर के केस में तो अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर केस में इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में जानते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को केवल
एप्रीहेंशन के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है कि वो पब्लिक ऑर्डर को डेंजर कर सकता है, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है, तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। मेयर, हाँ, पर ये रिजनेबल अप्रीहेंशन होता है। इसमें हियर द पर्सन इज कन्फाइंड इन कस्टडी विदाउट अंडरगोइंग अ ट्रायल, तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में वो कस्टडी में होता है ना, जिसका है ना विदाउट अंडरगोइंग ट्रायल, ट्रायल के ना होने के बावजूद वो कस्टडी में होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 22A और 22(2) के माध्यम से अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। फॉर एग्जांपल, लेकिन ये जो प्रोटेक्शन है ये अवेलेबल नहीं है ऐसे पर्सन्स के लिए जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत रिटेन किया गया है। थोड़ा सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देख लेते हैं अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आर्टिकल 22A है, वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को डिटेन नहीं किया जा सकता है बिना उसके है ना अरेस्ट का ग्राउंड बताए हुए, और किसी भी व्यक्ति को उसके राइट टू कंसल्ट या कि है ना उसके राइट टू कंसल्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता है, और उसे एक लीगल प्रैक्टिशनर को के द्वारा उसको है ना अपने आप को डिफेंड करने का मौका दिया जाना चाहिए। आर्टिकल जो 22(2) है वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जिसे अरेस्ट किया गया, डिटेंड किया गया है, उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, और कोई भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट नहीं किया जा सकता है बिना मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के। आर्टिकल 22(3) क्या कहता है कि ये जो एक्ट हैं, जो है ना जो एबव लॉज हैं है ना प्रोविजंस हैं 22A 22B, वो एक ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत अरेस्ट किया गया है। आर्टिकल 22(4) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को 3 मंथ से ज़्यादा अरेस्ट नहीं किया जा सकता है अनलेस कि एडवाइजरी बॉडी यह कंफर्म करती है कि है ना जो डिटेंशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए सफिशेंट रीजन मौजूद है। लेकिन आर्टिकल 22(4) का काइंड ऑफ एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 22(7)B। इसमें 22(7)B क्या बताता है कि किसी भी व्यक्ति को 3 से अधिक है ना मंथ के लिए डिटेन किया जा सकता है एडवाइजरी बॉडी का ओपिनियन लिए बिना, अगर पार्लियामेंट मैक्सिमम पीरियड ऑफ सच डिटेंशन डिसाइड कर दे कि किस मतलब इस डिटेंशन का पीरियड कितना होगा, अगर पार्लियामेंट खुद डिसाइड कर दे, या पार्लियामेंट ये बता दे कि कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस होंगे, सर्कमस्टांसेस होंगी, कौन कौन से ऐसे क्लास ऑफ पर्सन और क्लास ऑफ केसेस होंगे जहाँ पर ये लॉज अप्लाई होंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन के। तो जो ग्राउंड क्या क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन के, तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फॉरेन स्टेट और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फॉरेन अफेयर और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंसेस। तो ये इसमें जो महत्वपूर्ण जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, तो उसको इसमें AK गोपालन केस हुआ है ना, इसमें AK गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इसमें कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो एक्ट है उसको ग्रीन फ्लैग दे दिया था। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 22(5) में एक्सप्लिसिटली है ना स्पष्ट रूप से मेंशन था, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन फ्लैग दे दिया था। सिब्बन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि कोर्ट रूम जो है तो इनकम्पिटेंट है ना किसी भी केस की रियलिटी और है ना उसके केस की फैक्ट को इंक्वायर करने के लिए जो कि डिटेंशन से रिलेटेड है। शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में जो है तो कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो अपने आप में ड्रेकोनियन है और फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, लेकिन समटाइम्स ये ज़रूरी भी है हाँ ताकि ऐसे स्टेप लिए जाएं ताकि स्टेट की सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। हाँ, टेररिस्ट एक्ट वगैरह जो होते हैं तो थोड़ा सा ये है। इसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है
कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसको सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया था अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के माध्यम से। तो जो यूएपीए एक्ट है वो किस लिए इनेक्ट किया गया था, ताकि कुछ लोगों की अनलॉफुल एक्टिविटी को, कुछ लोगों की एसोसिएशंस की अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली प्रिवेंट किया जा सके, है ना। ऐसी एक्टिविटी को प्रिवेंट किया जा सके जो टेररिस्ट एक्टिविटी से डील करती हैं। तो ऐसे मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी से डील करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होगी? हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति या एसोसिएशन ऐसा एक्शन लेता है जिससे भारत, है ना, भारत की जो टेरिटरी है उसको तोड़ने की बात करता हो, भारत की सॉवरेंटी पर क्वेश्चन उठाता हो, या भारत की जो इंटीग्रिटी है उसको वायलेट करता हो, तो इस सिचुएशन में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लग जाएगा। तो यूएपीए के अंदर जो केस होंगे वो स्टेट पुलिस और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दोनों के द्वारा इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। और जो यूएपीए है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि किसी भी एसोसिएशन पर ऑल इंडिया बैन इम्पोज किया जा सकता है ना। एक्ट ने एक ट्रिब्यूनल का भी प्रोविज़न किया है जिसके माध्यम से जो, है ना, बैन जो, है ना, जिन ऑर्गेनाइजेशन पे या जिन एसोसिएशन पे बैन लगाया गया है उनके केस को रिव्यू और हियर करने के लिए प्रोविज़न दिया गया है। और इस एक्ट के अंतर्गत इंडियन नेशनल और फॉरेन नेशनल दोनों चार्ज किए जा सकते हैं और उनको, उनके एक्ट को, है ना, आल्सो एक्ट होल्ड्स ऑफेंडर अकाउंटेबल इन सेम मैनर इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। तो अगर कोई भी एक्ट जो भारत की सरजमी के बाहर कमिट किया गया है तो वो एक्ट उन लोगों को भी, है ना, भारत के खिलाफ अगर कोई एक्ट भारत के सरजमी के बाहर भी, है ना, मतलब कमिट किया गया है तो भी उन लोगों को अफेंडर मतलब जो है तो एक्ट अफेंडर उनको मानेगा। और जो यूएपी एक्ट है उसे 2004, 2008, 2012 में अमेंड किया गया था और 2019 में अभी मोस्ट रिसेंटली अमेंड किया गया, इसके माध्यम से इसके स्कोप को बढ़ा दिया गया। तो इसमें थोड़ा सा प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित जो लाज हैं उसको थोड़ा समझते हैं। तो जो पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था वो 1950 में लाया गया था ताकि जो भारत के खिलाफ एंटी नेशनल एलिमेंट हैं उनको अपनी गतिविधियों को, उनकी अपनी जो हानिकारक हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ हैं उनको करने से रोका जा सके ताकि नेशनल सिक्योरिटी को, डिफेंस को बचाया जा सके। मीसा आया जो कि 1971-77 के बीच में आया। ये बहुत ही फेमस हो गया था। क्योंकि इमरजेंसी के समय इसे अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को अरेस्ट करने के लिए यूज किया जाता था, है ना। ये पॉलिटिकल अपोनेंट्स, ट्रेड यूनियन और सिविल सोसाइटी जो ग्रुप थी उनके खिलाफ यूज किया जाता था जो गवर्नमेंट को चैलेंज करती थी। लेकिन जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1978 में उसने मीसा को रिमूव कर दिया। फिर फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974 आया जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। काहे के लिए? मेंटेन एंड इम्प्रूव फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन और इम्प्रूव करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है और ये इलीगल ट्रेड को भी कम करने की बात करता है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन के माध्यम से। फिर आया है टाडा जो कि 1985 में आया, है ना। इसने प्रिवेंटिव डिटेंशन सिस्टम को एक बहुत ही महत्वपूर्ण, पावरफुल और रिस्ट्रिक्टिव लॉ से जोड़ दिया। जो पोटा था 2002 में आया था उसने भी टाडा के समान बातें करी। तो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं जो कि यूएपीए एक्ट 2019 में लाया गया है। तो इसमें जो पावर टू डेजिग्नेट टेररिस्ट किसको दिया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये, है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह डेजिग्नेट कर सकती है अगर वह ऑर्गेनाइजेशन कोई क्राइम कमिट करता है या किसी भी, है ना, कोई भी
टेररिस्ट एक्ट कमिट करता है या किसी भी टेररिस्ट एक्ट में पार्टिसिपेट करता है ना, टेररिज्म को, है ना, टेररिज्म करने के लिए प्रिपेयर करता है, टेररिज्म को प्रमोट करता है, और किसी भी तरीके से वो टेररिज्म में लिप्त है। और ये एक्ट जो है तो पार्लियामेंट को, है ना, गवर्नमेंट को भी ये एम्पावर करती है कि वो इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट घोषित कर सके सेम ग्राउंड पर। अप्रूवल फॉर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनआईए, तो अप्रूवल किससे लिया जाएगा? एनआईए द्वारा प्रॉपर्टी के सीज के लिए। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उसे प्रायर अप्रूवल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से लेना होगा प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए, जो कि टेट से कनेक्टेड होगी। जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो आईने के द्वारा की जाएगी। तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक ऑफिसर जिसकी रैंक डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या उससे ऊपर होगी, उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट की जाएगी। और यह एनआईए ऑफिसर्स को एम्पावर करता है जो कि इंस्पेक्टर या उससे ज़्यादा रैंक के होते हैं केसों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कन्वेंशन मतलब इसमें जो 9 ट्रीटीज़ हैं, है ना, तो एक्ट जो है तो 9 जो ट्रीटीज़ हैं उनको लिस्ट डाउन करता है। इसमें से कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग 1997, कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ हॉस्टेज 1979 ये भी इंक्लूड कर दिया गया है इसमें। और यूएपीए ने जो है तो 2019 में आया है, उसने एक इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005 को भी इस लिस्ट में जोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ़ोन टैपिंग के बारे में पूछते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि एक आईपीएस ऑफिसर थे, उनके ऊपर, है ना, ये आरोप लगाया गया है, उन पर ये प्रूव की गई कि उन्होंने 2019 में पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके फ़ोन टैप किए थे। तो फ़ोन टैप की डिफिनीशन क्या है? तो अगर कोई व्यक्ति फ़ोन को या, है ना, उसके द्वारा हो रहे कम्युनिकेशन को मॉनिटर करता है सीक्रेटली, हाँ, थर्ड पार्टी द्वारा अगर सीक्रेटली किसी फ़ोन को या उसके द्वारा, है ना, कम्युनिकेशन को, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन को मॉनिटर किया जाता है तो फ़ोन टैपिंग के अंतर्गत आता है। फ़ोन टैपिंग कई, है ना, वायर टैपिंग, लाइन बगिंग या इंटरनेट, है ना, इंसेप्शन ऑफ फ़ोन भी, ये चीज़ें भी फ़ोन टैपिंग के अंतर्गत ही आती हैं। अगर आप वायर टैपिंग कर रहे हैं, लाइन बजिंग कर रहे हैं या इंटरसेप्शन ऑफ फ़ोन कर रहे हैं तो ये भी फ़ोन टैपिंग के अंतर्गत आता है। और जो ये पहला जो फ़ोन कंसेप्ट है ना, ये फ़ोन टैपिंग का जो घटनाएं घटी थी ये यूएसए में आई थी 1890s में। ग्राउंड क्या है फ़ोन टैपिंग के लिए? अगर भारत की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी खतरे में है, इस, हाँ, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन अफेयर्स, तो जो फॉरेन स्टेट्स हैं उनसे अगर फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना है तो इसलिए फ़ोन टैपिंग की जा सकती है। और अगर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है और जो ऑफेंसेस को, है ना, होने से रोकना है तो भी फ़ोन टैपिंग की जा सकती है। प्रेस के लिए एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर प्रेस, है ना, सरकार के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई कम्युनिकेशन करती है तो उसको जो है तो इंटरसेप्ट नहीं किया जाएगा अनलेस की ट्रांसमिशन जो है तो प्रोहिबिट किया गया हो। जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 है वो कहता है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास फ़ोन टैप करने का अधिकार होगा। स्टेट में पुलिस के पास पावर होगी फ़ोन टैप करने की, और सेंटर में 10 ऐसी एजेंसियां हैं जिन्हें फ़ोन टैप करने के लिए अथराइज किया गया है। फॉर एग्जांपल आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, एनआईए, रा, डायरेक्ट जनरल ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस एंड दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो इन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट में फ़ोन टैप करने के लिए अथराइज किया गया है। और इनके अलावा अगर कोई एजेंसी ऐसा करती है तो उसे इलीगल माना जाएगा। तो थोड़ा सा ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फ़ोन टैपिंग के खिलाफ क्या है उसको देख लेते हैं। जो 7 शेड्यूल है वो टेली कम्युनिकेशन को, है ना, टेलीफोन और उसके साथ जो, है ना, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनको मेंशन करता है। एंट्री 31 ऑफ यूनियन लिस्ट में मेंशन करता है। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है। तो अगर कोई व्यक्ति टेलीफोन पे बात कर रहा है तो इसका फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और अगर ऐसा और उसके फ़ोन को अगर टैप किया जाता है तो ये उसके आर्टिकल 19
1A का वायलेशन होगा, है ना। तो ये है आर्टिकल 21 जो कि राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, उसमें भी जो है तो फ़ोन टाइपिंग को मतलब मना किया गया है, अनलेस कि इसे किसी ऐसे लॉ के द्वारा, है ना, नेसेसिएट किया गया हो कि नहीं फ़ोन टाइपिंग की जा सकती है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 में, वो टेलीफोन टाइपिंग को रेगुलेट करता है। तो जो आर्डर्स हैं फ़ोन टाइपिंग के लिए वो किसके द्वारा इशू किए जा सकते हैं? सेक्रेटरी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और हिज स्टेट काउंटर पार्ट इन राइटिंग, है ना। और तभी फ़ोन टाइपिंग स्टार्ट हो सकती है। एक्सेप्शनल केसेस में लोअर अथॉरिटी भी ऑर्डर दे सकती हैं, लेकिन ऑर्डर को जो है तो है मतलब इस जो ऑर्डर दिया गया है उसको हायर अथॉरिटी तक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो 1.8 राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में देखते हैं। तो न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक रजिस्ट्री को डायरेक्ट किया है कि वो एक कपल्स की जो है तो डिटेल्स है उसको सर्च इंजन से, इंटरनेट से रिमूव कर दे। तो राइट टू फॉरगेटेबल एक ऐसा राइट है जो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिकली अवेलेबल है उसको आप इंटरनेट से सर्च, है ना, सर्च डाटाबेस से, वेबसाइट से, यानी ये दूसरे पब्लिक प्लेटफॉर्म से अगर आप उसको हटाने की बात करते हैं तो ये आपका राइट टू बी फॉरगेटन है ना। और ये तब कब किया जा सकता है? जब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने दिए है वो आप नेसेसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कोई केस लड़ रहे थे, वहाँ पर आपके ऊपर कोई केस था और आपको ज़रूरत थी कि आपकी, है ना, डिटेल्स है वो कोर्ट के पास हो, और आप वो केस जीत गए हैं या हार गए हैं, तो हारने के तो केस में नहीं होता, मतलब अगर जीत गए हैं आप तो फिर ज़रूरत नहीं है, तो फिर रिमूव किया जा सकता है। जो राइट टू बी फॉरगेटन का है ये, है ना, ये फ्रेंच जूरिस्प्रूडेंस से आता है। इसमें राइट टू ऑब्लिवियन का कॉन्सेप्ट से आता है। और जो राइट टू बी फॉरगेटन है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है हर राइट की तरह। इसे, है ना, एक स्टेटूटरी राइट के रूप में रिकोगनाइज किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के द्वारा। तो जो मतलब स्पष्ट रूप से जो ये एक्ट है राइट टू बी फॉरगेटन का, ये यूएस डायरेक्शन ऑन डाटा प्रोटेक्शन 1995 में इसको रिकोगनाइज कर लिया गया था, मतलब स्पष्ट रूप से। जो आर्टिकल 17 है जीडीपीआर का जो कि 2016 में आया था, वो राइट टू बी इरेश्योर मतलब राइट टू बी फॉरगेटन की बात करता है, जो डाटा सब्जेक्ट को परमिट करता है कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो कि डाटा कंट्रोल कर रहा है कि जो है तो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि मुझसे या किसी और से रिलेटेड है तो उसको आप, है ना, रिमूव कर दीजिए विदाउट किसी डिले, है ना। देयर इज नो लॉ दैट स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स फॉर राइट टू बी फॉरगेटन। तो भारत में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो राइट टू बी फॉरगेटन के लिए स्पेसिफिकली बात करता है। इसमें थोड़ा सा राइट टू प्राइवेसी और राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में जान लेते हैं। तो जो राइट टू प्राइवेसी है जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन की बात करता है जो पब्लिक में नहीं है, जबकि जो राइट टू बी, है ना, राइट टू बी फॉरगेटन है, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन के रिमूवल की बात करता है जो पब्लिक में पहले से मौजूद थी, है ना, एक सर्टेन टाइम पीरियड्स में से पब्लिक में मौजूद थी, और अब वो जो थर्ड पार्टी है उसको एक्सेस को अब अलाउ नहीं करना चाहता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को रहे। सुप्रीम कोर्ट का क्या इसमें मतलब स्टैंड था राइट टू बी फॉरगेटन में? तो सुप्रीम कोर्ट ने के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो लैंडमार्क जजमेंट आया था उसमें राइट टू बी फॉरगेटन को राइट टू लाइफ के अंतर्गत, है ना, क्या एज अ पार्ट मतलब रिकोगनाइज कर लिया था आर्टिकल 21 के अंतर्गत। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राइट टू बी फॉरगेटन है वो उस पर, है ना, सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, और इसे उस कंडीशन में नहीं यूज किया जा सकता है जबकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो, है ना। अगर आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कंडीशन में भी आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर किसी पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक हेल्थ में आपको, है ना, ड्यूटी
करनी है तो उसके माध्यम से भी, है ना, उस केस में भी आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर ये जरूर पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी है कि, है ना, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जाए, तो उस कंडीशन में भी आप जो है तो इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। फॉर पर्पज ऑफ साइंटिफिक और हिस्टोरिकल स्टडी, तो साइंटिफिक और हिस्टोरिकल स्टडी के लिए, स्टैटिकल प्रोसेस के लिए, है ना, इस्टेब्लिशमेंट, एग्जीक्यूटिंग और डिफेंडिंग ऑफ लीगल क्लेम, तो इस कंडीशन में भी आप राइट टू बिफोर रिटर्न को क्लेम नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये हम लास्ट पार्ट में हैं, अब कुछ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं, इसमें माइनॉरिटी स्टेटस भारत में क्या है। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी प्रकार की माइनॉरिटी वर्ड को मेंशन नहीं करता है, लेकिन जो माइनॉरिटी के राइट हैं वो आर्टिकल 29 और 30 में मेंशन है। आर्टिकल जो 350B है उसमें स्पेशल ऑफिसर फॉर माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक अफेयर्स, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए रखने की बात की गई थी। हालांकि सेंटर ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के अंतर्गत मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और जोरोस्ट्रियन को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया। और जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 में जो आया था, हैज़ बीन इनेक्टेड टू सेफ गार्ड द एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट लाया गया था। थोड़ा सा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देख लेते हैं माइनॉरिटी स्टेटस के रिगार्डिंग। तो TMA पाई केस जो कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी है उसको स्टेट एज ए यूनिट कंसिडर किया जाना, मतलब उसको अगर डिटरमाइन करना है लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी स्टेटस, तो स्टेट एज ए यूनिट से आप कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप पॉपुलेशन की, है ना, तो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री को आप एज ए यूनिट नहीं ले सकते हैं, बल्कि स्टेट को आप एज ए यूनिट लेंगे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए। केरला एजुकेशन बिल केस जो कि 1958 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, है ना, रिजेक्ट कर दिया था आर्गूमेंट दैट माइनॉरिटी शुड बी आइडेंटिफाइड एट ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था, इस आर्गूमेंट को खारिज कर दिया कि माइनॉरिटीज़ को ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाए। तो एक सरना रीजन डिमांड है जो कि ट्राइबल 5 जो स्टेट हैं उनकी ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा ये मांग की जा रही है। फॉर एग्जांपल झारखंड, उड़ीसा, असम की सेंटर उनके रिलीजन को एक, है ना, सरना रिलीजन के रूप में रिकॉग्नाइज कर ले। सरना रिलीजन नेचर की वर्शिप पे बेस्ड है और ये बहुत सारे ट्राइबल्स के द्वारा विभिन्न राज्यों में इसको माना जाता है। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन और आर्टिकल 35A की बात करते हैं तो 5 अगस्त को 3 साल हो गए हैं जब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 15A को एब्रोगेट कर दिया गया था JNK, और JNK के स्पेशल स्टेटस को भी रिवोक कर दिया गया इसके माध्यम से। और इसमें जो डोमिसाइल है ना रूल्स हैं उसको फिर से डिफाइन किया गया था। तो 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू JNK ऑर्डर 2019 प्रमलगेट किया, जिसके माध्यम से प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर एप्लीकेबल इन दिस स्टेट। तो जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होंगे। हाँ, तो इसने इस मतलब प्रोमलगेशन ने जो है तो जो एक बेसिस था कि जम्मू कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो उसके बेसिस को उसके, है ना, दिस इफेक्टिवली मेंट दैट ऑल प्रोविजन दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर JNK स्टैंड एब्रोगेटेड। तो जो प्रोविजन, है ना, ये बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसको काइंड ऑफ नलीफाई कर दिया। और इससे ही हुआ ये कि जो आर्टिकल 35A था वो अपने आप हट गया। आर्टिकल 35A क्या कर रहा था कि जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेचर है उसको पूरी तरह से अधिकार दे रहा था, डिस्क्रिशनरी पावर दे रहा था कि वो परमानेंट रेजिडेंट स्टेट के कौन होंगे उनको डिटरमाइन करे। और उसको मतलब जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर थी उनके पास ये मतलब पावर था कि वो स्पेशल प्रिविलेजेस इन एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी एक्विजिशन और एजुकेशन में जम्मू कश्मीर के लोगों को दे सकते हैं।
लेकिन पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर और रिकॉग्निशन एक्ट 2019 पास किया। इसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में रिऑर्गेनाइज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर जिसके पास लेजिस्लेचर होगी और लद्दाख जिसके पास लेजिस्लेचर नहीं होगी। तो इफेक्ट क्या हुआ जब आर्टिकल 370 हटा? तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि अब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से एप्लीकेबल होगा। और जो रणवीर पेनल कोड था जो कि है ना जम्मू कश्मीर में लागू था, वो अब इंडियन पिनल कोड से रिप्लेस हो गया। और अब जम्मू कश्मीर के पास कोई ऐसा हक नहीं है कि वो अपना सेपरेट फ्लैग यूज कर सके। इसमें थोड़ा सा आर्टिकल 142 के बारे में देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पावर है आर्टिकल 142 के अंतर्गत उसको यूज करते हुए जो राजीव गांधी जी के जो असैसिन थे 6 उनको जो है तो फ्री कर दिया है। तो आर्टिकल 142 क्या है? ये है इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और डिग्री के इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन में पास सच डिग्री और मेक सच ऑर्डर एज इट नेसेसरी एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो काइंड ऑफ कंप्लीट जस्टिस कर सकती है। और उसके जो है ना इस कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जो डिग्री और है ना ऑर्डर इशू करती है, तो वो भारत की ना पूरे संपूर्ण भारत में वो लागू होंगे उसी मैनर में और उसी तरह जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट प्रिस्क्राइब करती है। आर्टिकल 145(5) इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि जो मेजोरिटी है ना, जैसे मान लीजिए मेजोरिटी व्यू ऑफ लार्जर बेंच बिलाल बेंच प्रिवेल ओवर अ बेंच ऑफ लेसर स्ट्रेंथ। तो जो लेसर स्ट्रेंथ की बेंच होगी, फॉर एग्जांपल किसी बेंच में 5 है ना मेंबर हैं और किसी बेंच में 7 मेंबर हैं, तो जो 7 बेंच वाला बेंच का जो डिसीजन होगा वो 5 बेंच वाली बेंच के डिसीजन पे हमेशा ऊपर रहेगा। भले ही अगर फॉर एग्जांपल 7 जो ये 4 जो 7 मेंबर की बेंच थी उसमें 3-4 से डिसीजन आया, 4-3 से डिसीजन आया, और जो ये 5 मेंबर वाली थी इसमें है ना 4-1 से आया, फिर भी है ना ये जो मेजोरिटी वाला व्यू है जो कि लार्जर स्ट्रेंथ की बेंच है उसके व्यू प्रिवेल होंगे। तो आर्टिकल 145(5) के को देखते हुए जो हियरिंग में मेजोरिटी ऑफ जजेस की कंकरेंस जरूरी है। और इसमें यह भी है कि नो जजमेंट शैल बी डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विदाउट कंकरेंस ऑफ मेजोरिटी ऑफ जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा कोई जजमेंट नहीं डिलीवर किया जाएगा जो कि मेजोरिटी ऑफ जजेस के है ना कंकरेंस से नहीं लिया गया। तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट है, आने वाले समय में सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले। और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।